नमस्कार बच्चों, सोशल विद सविता चैनल पर आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो हम आज आ चुके हैं आपके साथ एक नए वीडियो के साथ आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का नया टॉपिक है, आपका सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान और है इतिहास आपका इसके अंदर है। सामाजिक विज्ञान में आपको पता ही होगा, सोशल साइंस में 3 पार्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स। तो आपका ये हिस्ट्री है, क्लास 9, इसका है चैप्टर 2 और टॉपिक का नाम है यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। और ये आपका न्यू बुक है के अकॉर्डिंग 2025-26 के अकॉर्डिंग है। इसके अंदर आपका अभ्यास प्रश्न भी है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आपसे एक बात बताना चाहेंगे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि जो भी आपके एग्जाम आते हैं उसमें अगर आप इसको पढ़ लेते हैं, नोट कर लेते हैं, तो आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। अभी जो बीच में आपका मिड टर्म हुआ था उसमें सारे क्वेश्चंस जो हमने इंपॉर्टेंट कराए थे और जो आपके मेन क्वेश्चंस थे उनमें से ही क्वेश्चंस आए थे, उससे बाहर कहीं से भी नहीं आया था। तो अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो ज़्यादा देर न करते हुए अब हम चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। तो लेट्स स्टार्ट। और ये है आपका चैप्टर यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। तो अब चलिए शुरू करते हैं। आपका प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका प्रश्न नंबर 1, रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 से पहले कैसे थे? तो उत्तर है 1905 से पहले रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात निम्नलिखित थे। सामाजिक हालात में थे, रूस की 85% जनता कृषि पर निर्भर थी। बस से मजदूर शहर में बस गए थे। मजदूर 10 से 12 घंटे काम करते थे। महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम वेतन मिलता था। अब चलते हैं दूसरा, आर्थिक हालात क्या थे? तो उद्योग थोड़े बहुत कम थे। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र थे। रेल नेटवर्क फैलाया जाने लगा था, मतलब स्टार्टिंग ही हुआ था। और कुछ ही सालों में कोयले का उत्पादन दोगुना और स्टील का उत्पादन 4 गुना हो गया था। तो ये हो गया पहला सामाजिक हालात, दूसरा आर्थिक हालात। अब तीसरा चलते हैं राजनीतिक हालात में। तो ये आ गया आपका राजनीतिक हालात। रूस पर जार निकोलस द्वितीय टू का शासन था। रूसी साम्राज्य में मॉस्को के अलावा आज का फिनलैंड, लात्विया, लिथुआनिया, एस्टोनिया तथा पोलैंड, यूक्रेन और बेलारूस के कुछ हिस्से शामिल थे। यह साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था और आज के मध्य एशियाई राज्यों के साथ जॉर्जिया, आर्मीनिया और अजरबैजान भी इसमें शामिल थे। और रूस में ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोगों का बहुमत था। ठीक है बच्चों, तो ये देख लीजिए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है आपका, 1917 से पहले रूस की कामकाजी आबादी यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले किन किन स्तरों पर भिन्न थी? तो उत्तर है बच्चों, रूस में 85% जनता खेती पर निर्भर थी, जबकि बाकी यूरोप में 50% आबादी खेती पर निर्भर थी। दूसरा पॉइंट है, रूस के किसान समय समय पर अपनी जमीन कम्यून को सौंप देते थे और बाद में कम्यून जरूरत के हिसाब से जमीन किसानों को बांट देते थे। बाकी यूरोप में ऐसा ही था। थर्ड पॉइंट, अच्छा पॉइंट में एक फ़ायदा आपका ये, पॉइंट में अगर आप लिखते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ना कि आप पैराग्राफ में लिखेंगे तो आपको मिलेंगे। तो कोशिश कीजिएगा अपने सारे आंसर्स को आप पॉइंट में लिखेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट में चलते हैं। रूस में कामगारों की स्थिति बाकी यूरोप से ज़्यादा खराब थी। उन्हें कम वेतन मिलता था, 10 से 15 घंटे काम करना पड़ता था। ठीक है, और अब है फिफ्थ पॉइंट है आपका, बाकी यूरोप की तरह रूस में मजदूर यूनियन नहीं बन सकते थे। और छठा पॉइंट है आपका, 1917 की रूसी क्रांति की शुरुआत तक उनके पास ना तो राजनीतिक अधिकार थे और ना ही कोई सुधार पाने की उम्मीद थी। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 है, 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हो गया? तो उत्तर है, 1917 में जार का शासन खत्म निम्नलिखित कारणों से हो गया। फर्स्ट पॉइंट है, सन 1917 की सर्दियों में राजधानी पेट्रोग्राद के हालात बहुत ख़राब थे। 50 से अधिक फैक्ट्रियों के मजदूरों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। रिहायशी इलाकों और सरकारी इमारतों को मजदूरों ने घेर दिया तो सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। 25 फरवरी को सरकार ने डूमा को भंग कर दिया। और फिफ्थ पॉइंट है आपका, सैनिक कमांडरों ने जार की गद्दी छोड़ने की सलाह दी और 2 मार्च को जार ने राजगद्दी छोड़ दी।
ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। दो सूचियां बनाइए, एक सूची में फरवरी क्रांति की मुख्य घटनाओं और प्रभावों को लिखिए और दूसरी सूची में अक्टूबर क्रांति की प्रमुख घटनाओं और प्रभावों को दर्ज कीजिए। ठीक है, तब चलते हैं फरवरी की घटनाओं के बारे में। उत्तर पे आते हैं, फरवरी क्रांति की मुख्य घटनाएं। तो पहला पॉइंट है 1917 की सर्दियों में पेट्रोग्राद में मजदूरों का हड़ताल का ऐलान कर दिया। महिलाओं ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। और थर्ड पॉइंट है 24-25 फरवरी को आंदोलनकारियों पर नियंत्रण करने के लिए घुड़सवार सैनिक और पुलिस की तैनाती की गई। और 25 फरवरी को सरकार ने डूमा को बर्खास्त कर दिया। 27 फरवरी को प्रदर्शनकारियों ने इकट्ठा होकर पुलिस मुख्यालयों को तहस नहस कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, उसी दिन शाम को सिपाही और मजदूरों ने सोवियत सभा की। और लास्ट पॉइंट है 2 मार्च को जार ने राजगद्दी छोड़ दी। ये होगी घटनाएं। अब इसका प्रभाव क्या हुआ उस पर चलते हैं बच्चों। तो इसका प्रभाव है आपका, जार का शासन खत्म हो गया, जनसभा करने और संगठन बनाने में लगी पाबंदियां हटा ली गई, निर्वाचन के लिए सब जगह सोवियतें बना दी गई, और फिर सारी जमीन किसानों को दे दी गई। उसके बाद लास्ट पॉइंट है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अब चलते हैं अक्टूबर की मुख्य घटनाएं। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों में टकराव बढ़ने लगा। लेनिन ने सेना और फैक्ट्रियों से बोल्शेविकों को एकजुट किया। 24 अक्टूबर को विद्रोह प्रारंभ हो गया। शाम होते ही पूरा शहर क्रांतिकारियों के नियंत्रण में आ गया। सभी मंत्रियों ने आत्मसमर्पण कर दिया और दिसंबर तक मॉस्को पेट्रोग्राद इलाके पर बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो गया। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के प्रभाव पे चलते हैं। अभी तो अक्टूबर का प्रभाव था। उद्योगों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। जमीनों को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। उसके बाद अभिजात्य वर्ग को पुरानी पाबंदियों रोक लगा दी गई। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया। बोल्शेविक पार्टी अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के लिए होने वाले चुनाव में हिस्सा लेने वाली इकलौती पार्टी रहेगी। अब रूस एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 है, बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए? तो उत्तर है, बोल्शेविकों ने उत्तर अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद निम्नलिखित प्रमुख परिवर्तन किए। उद्योगों एवं बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। जमीनों को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया। किसानों को सामंती वर्ग की जमीनों पर कब्जा करने की छूट दे दी गई। अभिजात वर्ग को पुरानी पदवियों पर रोक लगा दी गई। सेना की वर्दियां बदलकर सोवियत टोपी दी गई। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया। और अब रूस एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। निम्नलिखित के बारे में संक्षेप में लिखिए। तो कुलक क्या है? तो कुलक रूस का संपन्न किसानों को कुलक कहा जाता था। ठीक है, डूमा रूस निवासी संसद थी जिसका निर्वाचन 1905 की क्रांति के समय किया गया। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न ग में। 1900 से 1930 के बीच महिला कामगार। तो 1900 से 1930 के बीच महिला कामगार। सन 1914 में फैक्ट्री में औरतों की संख्या 31% थी। उन्हें पुरुषों की तुलना में बहुत कम वेतन दिया जाता था। यह पुरुषों की तुलना में आधे से 3/4 तक होता था। फरवरी 1917 में औरतों ने बहुत सारे कारखानों में हड़ताल की नेतृत्व किया। इसके बाद योगदान को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, उदारवादी। घा है उदारवादी। तो उदारवादी ऐसे समूह चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। उनका कहना था कि सरकार को किसी भी अधिकारों का हनन करने या छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। यह समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निवासी सरकार के पक्ष में था जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाए। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
स्टालिन का सामूहिकरण कार्यक्रम। तो उत्तर इसका 1927 से 28 तक रूस के शहर अनाज की आपूर्ति की तीव्र समस्या का सामना कर रहे थे। स्टालिन ने स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए और अनाज की कमी को पूरा करने के लिए सामूहिकीकरण कार्यक्रम शुरू किया। 1929 में पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेती कोल खोज में काम करने का आदेश जारी कर दिया। ज़्यादातर जमीन और साजो सामान सामूहिक खेती के स्वामित्व में सौंप दिए गए। सभी किसान सामूहिक खेतों पर काम करते थे और कोल खोज के मुनाफे को भी किसानों के बीच बांट दिया जाता था। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका अभ्यास प्रश्न। अब हम चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न पर। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें प्रश्न नंबर 1 आपका, वह कौन सी विचारधारा है जो समाज के पुनर्गठन का काम करती है? तो उत्तर है बच्चों समाजवादी विचारधारा। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, उदारवादी किसे कहा जाता है? तो उत्तर, उदारवादी एक विचारधारा है जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। ये व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। ठीक है बच्चों। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। रूस में उदारवादी विचारधारा समूह लोकतंत्रवादी नहीं था, क्यों? यह समूह लोकतंत्रवादी नहीं था। ये लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी कि सभी वयस्क नागरिकों को वोट का अधिकार की बात के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए। जिनके पास संपत्ति थी सिर्फ उन्हीं को वोट का अधिकार मिले। ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। समाजवादी विचारधारा से आप क्या समझते हैं? तो समाजवादी विचारधारा वह है कि विचारधारा जो निजी संपत्ति के विरोध में है और समाज में सभी को न्याय संतुलन पर आधारित विचारधारा है। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं। समाजवादी निजी संपत्ति का विरोध क्यों करते थे? तो समाजवादी निजी संपत्ति का विरोध इसलिए करते थे क्योंकि निजी संपत्ति सामंतवाद और समाज में असमानता को जन्म देती हैं। ठीक है बच्चों। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। रेडिकल समूह की क्या विचारधाराएं थी? तो उत्तर है, वे एक ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। इससे बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन में के भी समर्थक थे। वे लोग बड़े जमींदारों, संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेषाधिकारों के खिलाफ थे। फोर्थ पॉइंट है, वे किसी भी निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल चंद लोगों के पास संपत्ति का केंद्रण के खिलाफ थे। ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। रूढ़िवादी किस प्रकार के बदलाव चाहते थे? तो उत्तर है, रूढ़िवादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था। वे बदलाव की धीमी प्रक्रिया चाहते थे। वह चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए, अर्थात अतीत को पूरी तरह से ठुकराया ना जाए। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रश्न नंबर 8 पर। बेरोजगारों तथा आर्थिक संकट से जूझ रहे मजदूरों को मदद करने के लिए संगठन क्यों बनाए गए थे? तो उत्तर, बीमार पड़ने पर बेरोजगारी की स्थिति में मजदूरों को मदद करने के लिए, क्योंकि सरकार ऐसे समय में उनकी मदद के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रही थी। ठीक है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। तो ये है आपका प्रश्न नंबर 9। विश्व में लोकतंत्र स्थापित करने में किन्हीं 3 घटनाओं का नाम बताइए। तो उत्तर है, इंग्लैंड में 1688 ईस्वी में शानदार क्रांति, 1776 ईस्वी में अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा पत्र, और थर्ड है 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति, जिसमें विश्व की स्वतंत्रता, इसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के 3 महान सिद्धांतों था। रूसी क्रांति जो लोकतंत्र के 3 मुख्य स्तंभ सिद्ध हुए। ठीक है बच्चों। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है, रूस में जार शासन में जनवरी 1905 ईस्वी को एक रविवार के दिन कुछ लोगों ने जुलूस निकालकर जार से मिलने और एक याचिका देने की कोशिश की, परंतु जार के सैनिकों ने उन पर गोलियां बरसाई, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए और कई घायल हुए। इसलिए इस रविवार को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। सोवियत शब्द की व्याख्या अपने शब्दों में कीजिए। तो मजदूरों ने, उत्तर है इसका, मजदूरों ने परिषदों में 1905 ईस्वी की क्रांति के बाद पहली बार सोवियत का नाम दिया गया। सोवियत शब्द रूस के मजदूरों और सैनिकों के संघ को कहा जाता है। ठीक है बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रश्न नंबर 12। बोल्शेविक कौन थे? उनकी 3 मांगे कौन कौन सी थी? तो बोल्शेविक लेनिन की एक राजनीतिक पार्टी थी जिनका नेता लेनिन था। उनकी 3 प्रमुख मांगे निम्नलिखित हैं।
युद्ध को तुरंत बंद किया जाए, सारी जमीन किसानों को सौंप देनी चाहिए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। प्रश्न नंबर 13, किस क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा किया? तो उत्तर है अक्टूबर क्रांति, जिसका भी हमने पीछे एक्सप्लेन भी किया था। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 14। अक्टूबर क्रांति किसे कहते हैं? तो उत्तर है फरवरी 1970 में राजशाही के पतन और 1917 में ही अक्टूबर के निश्चित घटनाओं को अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 15, निरंकुश राजशाही किसे कहते हैं? तो उत्तर है ऐसा शासन जहां राजा ही सर्वे सर्वा होता है और लोगों का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता, निरंकुश राजशाही का यह शासन कहलाता है। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 16, रूसी साम्राज्य की अधिकांश जनता आजीविका का साधन क्या था? तो उत्तर है कृषि। अब है नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 17, 20वीं शताब्दी के आरंभ में रूस में कारीगरों एवं मिल मजदूरों की दशा का वर्णन करें। तो उत्तर है 20वीं शताब्दी में आरंभ में रूस में कारीगरों एवं मिल मजदूरों की दशा निम्नलिखित थी। पहला पॉइंट है, किसी को जब नौकरी से निकाल दिया जाता था तो मजदूर एकजुट होकर हड़ताल करते थे। काम के घंटे निश्चित ही इस बात का ध्यान रखने के लिए सरकारी विभाग मालिकों पर नजर रखते थे। थर्ड पॉइंट है, मजदूरों के रहने के लिए भी कमरों में डॉर्मिट्री की तरह व्यवस्था थी। फोर्थ है, सामाजिक स्तर पर मजदूर बटे हुए थे। और फिफ्थ है, बेरोजगारी तथा आर्थिक संकट में एक दूसरे को मदद करने के लिए संगठन बनाए गए थे। ठीक है। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 18 पर, और यह है आपका लास्ट क्वेश्चन। रूसी किसान यूरोप के अन्य किसानों से किस प्रकार भिन्न थे? तो वर्णन कीजिए। तो उत्तर है, ये किसान समय समय पर सारी जमीनों को अपने कम्यून को सौंप देते थे और फिर प्रत्येक परिवार की जरूरत के अनुसार ये किसान ही जमीनों को कम्यून बांट देती थी। जबकि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ब्रिटेन के किसान न केवल नवाबों का सम्मान करते थे बल्कि उन्हें बचाने के लिए उनकी लड़ाइयों में भी लड़े थे। इसके विपरीत रूसी किसान चाहते थे कि नवाबों की जमीन छीनकर किसानों के बीच बांट दिया जाए। ठीक है। तो इस तरह से ये अन्य से भिन्न अलग अलग थे। ठीक है। तो बच्चों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना भूलें। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करेंगे, हाइप भी करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे और सब्सक्राइब अगर आप नए हैं तो करेंगे, और नहीं तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। हम इस तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आगे भी आते रहेंगे। अगर कोई इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी कमेंट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या किसी टॉपिक पर आगे आप वीडियो चाहते हैं उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।